Hi guys, welcome to ICM TV. ICM TV in collaboration with ICM Software House is bringing many Oracle training courses for you free of cost. Please subscribe to ICM TV channel and don't forget to press ring icon so that you will be notified about all upcoming training videos, which include Oracle technical courses and Oracle functional courses over the Oracle e-business as well as Oracle Fusion application. In Oracle technical courses, we are bringing two main different technologies, which is Oracle e-business and Oracle Fusion applications. In Oracle e-business and Fusion applications, we will give you trainings for DBA track as well as development tracks. In the DBA, we will give you core DBA as well as apps DBA and Fusion DBA. In the developer track, we will give you training on all the development technologies, which includes SQL, PLSQL, Java, Form Builder, Report Builder, OAF, ADF, Discover and Business Intelligence. In the functional side, we'll give you trainings for Oracle Financial, Human Resource, Supply Chain, Project Management and Manufacturing over the Oracle e-business as well as Oracle Fusion application. जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं जो कि है Oracle e-business essentials for the implementers। तो ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अपने आप को e-business के लिए इम्प्लीमेंटर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हर इम्प्लीमेंटर के लिए ज़रूरी है। तो e-business essentials for implementer के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि Oracle e-business के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उसकी कौन कौन सी बेसिक जो है ना टूल्स और टेक्निक्स हैं, उसके क्या बेसिक जो है ना वो इंट्रोडक्शन, आप ये कह सकते हैं कि Oracle e-business का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले मैं आपको Oracle e-business का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, मैं उसके अंदर आपको इंटीग्रेशंस के बारे में बताऊंगा, उसके मेजर मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो सा होगा वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा Oracle e-business की नेविगेशन। मैं आपको बताऊँगा कि आपने Oracle e-business के अंदर नेविगेशन कैसे करना है, आपने Oracle e-business को यूज़ कैसे करना है। एंड आफ्टर दैट हम कुछ उसकी शेयर्ड एंटिटीज इंटीग्रेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा और ब्रीफ करूंगा। और जब आपको शेयर्ड एंटिटीज इंटीग्रेशन के बारे में पता चल जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा Oracle e-business के की बिजनेस फ्लोज। सो Oracle e-business के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे जो है वो बिजनेस फ्लोज होते हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है और वो मैं आपको जो है ना की बिजनेस फ्लोज एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। जब की बिजनेस फ्लोज को एक्सप्लेन करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा Oracle एप्लीकेशन के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के फंडामेंटल्स, क्योंकि एज एन इम्प्लीमेंटर आपको कुछ फंडामेंटल्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ किस तरीके से काम करना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के फंडामेंटल्स को समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड फ्लैक्स फील्ड्स। मैं आपको बताऊंगा कि Oracle e-business के अंदर फ्लैक्स फील्ड्स क्या होती हैं और फ्लैक्स फील्ड्स के ऊपर आप कैसे काम करते हैं और फ्लैक्स फील्ड्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं और कितनी किस्म की फ्लैक्स फील्ड्स हैं Oracle e-business के अंदर, उसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा Oracle e-business essentials for implementers के अंदर से रिलेटेड वो होगा Oracle alerts। अलर्ट्स क्या होती हैं, अलर्ट्स किस लिए यूज़ होती हैं और अलर्ट्स किस तरीके से काम करती हैं, वो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कुछ लेक्चर्स होंगे e-business essentials for implementers के, जिनको मैं आपको कुछ जो है ना वो एपिसोड्स के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। तो नॉर्मली हर वीक में 1 या 2 एपिसोड्स जो है ना वो मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आप जो है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास Oracle e-business का एनवायरनमेंट नहीं है तो हमारे पास मैंने दूसरी वीडियो सीरीज़ में चल रही है e-business की एनवायरनमेंट की इंस्टॉलेशन की ऑन योर लैपटॉप। तो आपके पास अगर आपका लैपटॉप के ऊपर एनवायरनमेंट रेडी होगा तो दैट विल बी वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं और अपनी कंपनी के बारे में बता दूं, और अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत है या कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा कोर्स जो कि हम आपको Oracle से रिलेटेड नहीं करवा रहे तो आप हमें बताएँ, हम वो कोर्स आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे और हम आपको Oracle e-business के ऊपर एक्सपर्ट बना देंगे। फ्रॉम ज़ीरो to hero you will be master on Oracle e-business. Before starting training, let me introduce you myself. My name is Abaidur Rahman and I am working on Oracle technologies from last more than 20 years. I completed my Oracle developer certification in year 2000.
I have given training more than 5,000 students around the world, and I have given training in more than 15 different training institutions, which includes Oracle University Dubai, Oracle University Saudi Arabia, and many different Oracle training institutions. I'm a very strong developer and I build custom applications for more than 100 clients in Pakistan. I'm Oracle functional consultant and I did the Oracle e-business implementation for more than 50 companies in last 15 years. So I provide different types of services, which includes consultancy, implementation, as well as support. I'm Oracle. I do have a very strong Oracle Fusion application experience, as I am doing Oracle Fusion implementation from last 5 years. So I worked on more than 5 large projects on Oracle Fusion implementations. I'm a project manager. I do the project management for many projects. I run more than 10 large ERP implementation projects as a project manager. And I'm a very good solution architect, as I do have a strong hands-on working experience on Oracle technologies, which include DBA development as well as functional side. So any type of solution, if I need to design, I can understand and design any type of solution very easily, though it goes across different technologies or it goes across different modules or the different business areas. Does your company need Oracle consultancy services for Oracle e-business and Oracle Fusion Cloud? If yes, ICM Software House is a multinational ERP consultancy company dealing in end-to-end ERP solution implementations on Oracle technologies, including Oracle eBusiness and Oracle Fusion Cloud implementations, business intelligence, mobile application development, and integrations. We are a team of dedicated professionals providing on-site and offshore ERP consultancy services in the international market. ICM is helping clients digitally transform and streamline their business processes by integrating many departments using ERP solutions to have paperless environments, along with the best analytical solutions for decision makers through business intelligence, and by ensuring business data availability and approvals on mobile apps. ICM's head office is located in Pakistan, with branch offices in many countries around the world, including Saudi Arabia, the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, and the United Arab Emirates. ICM provides Oracle ERP services, including solution-driven implementation based on best practices, 24/7 on-site and offshore support, business intelligence solutions, including data warehousing, mobile application development for e-business and Fusion application, corporate trainings, resource outsourcing on-site and offshore support, health checks, upgrading services, especially in Oracle. We offer comprehensive solutions to our clients for managing financial, human resources, procurement, supply chain, manufacturing, projects, property, asset maintenance, asset lifecycle management solutions, and more. We have a great deal of experience in healthcare, telecom, banking, real estate, construction,
and the manufacturing business sectors. For more information, please visit our website or contact us via email, phone, or WhatsApp. We look forward to speaking with you soon. तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस कोर्स के अंदर जो कि है Oracle E-Business Essentials for Implementers, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे Oracle E-Business इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि Oracle E-Business क्यों यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि Oracle E-Business के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और उनके दरमियान में क्या इंटीग्रेशन है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा Oracle एप्लीकेशन नेविगेशन। Oracle एप्लीकेशन नेविगेशन से मुराद है कि आपने Oracle एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो यूजेज भी मैं आपको बताऊंगा, उसका जो है ना बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा, उसके मॉड्यूल्स और उसकी इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने Oracle E-Business को यूज़ कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी शेयर्ड एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट शेयर्ड होते हैं जो आपस में डाटा डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे की बिजनेस फ्लोज। मैं आपको बताऊंगा कि Oracle कौन कौन से की बिजनेस फ्लोज को कवर करता है। जब की बिजनेस फ्लोज के बारे में आपको पता चल जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा Oracle की फ्लैक्स फील्ड्स। तो फ्लैक्स फील्ड क्यों यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, उसका हमें क्या बेनिफिट है और उसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन करना है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा Oracle अलर्ट से रिलेटेड, ये अलर्ट्स का क्या बेनिफिट है। तो ये सारे के सारे जो है ना कोर बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी इम्प्लीमेंटर के लिए, जो पर्सन Oracle E-Business के अंदर इम्प्लीमेंटर बनना चाह रहा है उसके लिए ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनके लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो आते हैं, सबसे पहले हमें समझना है कि Oracle E-Business क्या चीज़ है। तो Oracle E-Business जो है ना एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, एक बनी बनाई प्री डिफाइंड एप्लीकेशन है जो कि किसी भी किस्म के बिज़नेस की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि आप देखें कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और हर बिज़नेस इंडस्ट्री जो है ना उसकी आजकल के दौर में डिमांड है कि उसके पास एक सिस्टम हर सूरत में होना चाहिए। तो क्या करती हैं कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या तो कस्टमाइज बनवा लेती हैं या वो स्टैंडर्ड ले लेती हैं। तो अब ये जो Oracle का जो है ये एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ये कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं है। Oracle वालों ने, Oracle की काफ़ी बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कंसल्टेंट्स और डेवलपर्स काम कर रहे हैं जिनका कितने सालों का एक्सपीरियंस है बिजनेसेस को डील करने का। उन लोगों ने ये एक प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है। तो उनको क्या है कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस की जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, आप ये देखें कि Oracle E-Business जो है ना दुनिया के अंदर थाउजेंड ऑफ बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो यूज़ कर रही हैं। तो वो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को, आज की बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को और फ्यूचर की बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप किया है जो कि हर तरह के बिज़नेस के अंदर आ जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो सर्विसेज के बिज़नेस में है, चाहे वो ट्रेडिंग के बिज़नेस में है, चाहे वो बैंकिंग के बिज़नेस में है। किसी भी बिज़नेस के लिए अगर उनको सॉफ्टवेयर चाहिए है तो ये उनको अपना सॉफ्टवेयर दे सकते हो। अब यह है कि सैकड़ों लोगों की टीम ने मिल के एक कितने सालों के एक्सपीरियंस की बेस पे एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार किया जो कि एक मेच्योर प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में थाउजेंड जो ना ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं। तो ये बेसिकली आप ये कह लें एक ब्रांड है बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए। Oracle जो है एक ब्रांडेड बिज़नेस एप्लीकेशन है जो कि किसी भी किस्म की कंपनी की बिज़नेस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखें जितने बड़े बिजनेसेस हैं उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा या एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा जिसका काम होगा बजट और अकाउंटिंग को डील करना। अब अगर एक कंपनी ने Oracle का ERP सोल्यूशन लिया है या Oracle का E-Business का सोल्यूशन लिया है तो वो फाइनेंस के और अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को डील करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे। ये फर्स्ट एक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद ये है कि बिज़नेस को हैंडल करने के लिए आपके पास हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ होते हैं। एम्प्लॉइज़ को आप हायर करते हैं, एम्प्लॉइज़ को डेटे को मेंटेन करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज़ को उसकी हायरिंग को, एम्प्लॉइज़ को उसके बेनिफिट्स को और उनके बेनिफिट्स के प्लान को और उनके हायरिंग प्रोसेस को उसको मेंटेन करने के लिए भी आपके पास Oracle E-Business यूज़ होगी। इसी तरीके से कोई भी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है, अगर उनका अपना बिज़नेस रन करना है तो बिज़नेस रन करने के लिए स्टॉक को, आइटम्स को, नॉन स्टॉक आइटम्स को परचेज़ करते हैं
और वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करते हैं मैं भी उन कंपनी से, उसके परचेजिंग के तमाम प्रोसेस को, तमाम डाटे को मीट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए भी आपके पास इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं Oracle बिजनेस के अंदर। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी अगर स्टॉक को परचेज कर रही है और स्टॉक से डील कर रही है, सप्लाई चेन से डील कर रही है, तो उसके लिए भी आपके पास इन्वेंट्री का मॉड्यूल होगा। प्लस यह कि अगर किसी कंपनी ने अपने एसेट्स को डील करना है या अपनी प्रॉपर्टी को डील करना है, तो प्रॉपर्टी और एसेट्स को मेंटेन और हैंडल करने के लिए भी इसके अंदर मौजूद होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बेशुमार बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर Oracle के पास मॉड्यूल्स हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स की बेस के ऊपर जो है ना आपकी एक एप्लीकेशन डेवलप्ड है और उस एप्लीकेशन को आपने यूज़ करना है। हम ये कह सकते हैं कि Oracle e-business is an integrated application suite which is having hundreds of modules to cater the business requirements। किसी भी किस्म के बिजनेस रिक्वायरमेंट को डील करने के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट को कंप्यूटराइज करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑटोमेटेड पेपरलेस इन्वायरमेंट बिल्ड करने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन Oracle e-business का है, ठीक है। मार्केट में और भी सोल्यूशन है जिस तरीके से Oracle का फ्यूजन क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट की डायनामिक्स है, SAP की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारी की सारी ERP सोल्यूशन है। इसी तरीके से हमारे पास Oracle का एक e-business सोल्यूशन है जो कि एक ERP सोल्यूशन है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं या तमाम के तमाम मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक पेपरलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उसके सिस्टम को ऑटोमेट कर देगा। तो ये बेसिकली जो सारा कोर है कि इस पर्पज़ के लिए हम लोग e-business को यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके आर्किटेक्चर को समझ लें कि जब आपने Oracle e-business पे काम करना है तो हमारे पास बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस होती है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हमारा तमाम डाटा स्टोर हो रहा होता है, डेटाबेस के अंदर तमाम डाटा का मॉडल होता है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस का भी मॉडल हो सकता है। थोड़ा सा इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर को मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ई-बिज़नेस के ऊपर काम करेंगे तो टेक्निकली जो है ना आपके पास एक सर्वर या एक से ज़्यादा सर्वर होंगे जिसमें आपकी डेटाबेस पड़ी होगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक साइड होगी जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लॉजिक, या जो आप कह सकते हैं मिडिल टाइम। इस लॉजिक के ऊपर आपके पास एक एप्लीकेशन सर्वर होगा। ये एप्लीकेशन सर्वर का क्या काम है? इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर एक सर्वर है जिसको हम कह सकते हैं वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या करता है? इस क्लाइंट से कनेक्ट करता है। अब क्लाइंट क्या है? आपका यूज़र होगा। वो क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को चाहे तो मोबाइल से, चाहे तो वो लैपटॉप से, चाहे तो पीसी से या टैबलेट से इसको एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अब इस एप्लीकेशन को सर्वर को एक्सेस करने के लिए वो किसी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकता है, जावा के थ्रू एक्सेस कर सकता है, या एक्सेल के थ्रू एक्सेस कर सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है वो आपकी एप्लीकेशन को, ई-बिज़नेस की एप्लीकेशन को यूज़र एक्सेस करेगा। अब जब यूज़र आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा तो ये कम्युनिकेट करेगी एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर। अब एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन लॉजिक या बिजनेस लॉजिक होती है। इसके ऊपर हमारा जावा का इंजन चल रहा होता है, इसमें यूज़र इंटरफेसेस पड़े होते हैं, और इसके अंदर हमारे पास BI और रिपोर्ट सारी की सारी इसके ऊपर से ही चलती हैं। अब ये जो सर्वर है बैकएंड के ऊपर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, जिसके अंदर आपका तमाम डाटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है एक टेक्निकल इन्वायरमेंट है। आपने जब Oracle e-business को समझना है, अगर आप इम्प्लीमेंटर बनना चाह रहे हैं, आपको दो साइड्स को जहन में रखना है, टेक्निकल साइड एंड फंक्शनल साइड, ठीक है। तो फंक्शनल साइड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट, बिजनेस के मॉडल्स, उसको डिस्कस करिए कि आपने बिज़नेस को कैसे ऑटोमेट करना है, आपने बिज़नेस को कैसे कंप्यूटराइज करना है, आपने कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पेपरलेस या लेस पेपर इन्वायरमेंट बिल्ड करना है, ठीक है। ये है फंक्शनल साइड। और टेक्निकल साइड ये है कि यूज़र्स कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स और इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब यह है कि Oracle जो है, जब आप Oracle के ऊपर काम करते हैं, Oracle एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है। Oracle e-business। जब मैं आपको कह रहा हूँ Oracle, क्योंकि हम लोग Oracle e-business डिस्कस कर रहे हैं, तो Oracle e-business। वैसे तो Oracle की जो है ना वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, Oracle की डाटाबेस है और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब जब मैं कहूँगा Oracle, तो Oracle e-business। अब Oracle e-business एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, इंटीग्रेटेड ERP सोल्यूशन है, जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल जो है ना वो 200 के करीब मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। उनमें से एक मॉड्यूल है जिसको कहते हैं जर्नल लेजर, Oracle जर्नल लेजर। Oracle जर्नल लेजर बेसिकली जो है ना आप ये कह लें कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल डिपोजिटरी होती है।
जितनी भी आपकी अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी ना वो सारी की सारी जनरल लेजर के अंदर होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंपनी आप देखें, कोई भी आप बिज़नेस देखें, उनको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना लाजमी होता है। क्यों अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं? क्योंकि उनको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करनी होती हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होती हैं कि जिसमें आपके पास आपकी इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर ही आपका काफ़ी सारा बिजनेस चलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ओनर है, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को देखेगा, उसको प्रॉफिट से कंसर्न होगा। इसी तरीके से जो आपकी जो है ना कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट ले लें या ज़कात ले लें, वो भी आपकी फाइनेंशियल जो है ना रिपोर्ट्स को देख के ही आपको जो है ना वो पास करेंगे, आपको जितना भी टैक्स है वो चार्ज करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप देखें कि लाइक अगर बिजनेस ओनर है वो प्रॉफिट इसी तरीके से देखेगा, कोई टैक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट इस तरीके से देखेगी, कोई इन्वेस्टर है तो उसको भी अगर कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो आपको सारे के सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में या जर्नल लेजर से है। तो बेसिकली आप ये देखें, ऑरेकल ई बिजनेस एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है जिसका एक सेंट्रल रेपोजिटरी है जर्नल लेजर। अब जर्नल लेजर क्या है? इसके अंदर तमाम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट इसमें मेनली सिर्फ अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बाकी सब की सब ट्रांजैक्शन जो है ना वो रेलेवेंट मॉड्यूल्स में होती हैं। लाइक अगर आप देखें कि अगर आपके पास परचेजिंग का मॉड्यूल है तो तमाम परचेजिंग की ट्रांजैक्शन परचेजिंग के मॉड्यूल में होगी। हाँ, लेकिन तमाम ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड आप जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल लेजर की जो है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन परचेजिंग की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन परचेजिंग के मॉड्यूल से जर्नल लेजर में आएगी। इसी तरीके से पेरोल की तमाम ट्रांजैक्शन पेरोल में मॉड्यूल में होगी और पेरोल की जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो पेरोल के मॉड्यूल से जर्नल लेजर में जाएगी। सेम इसी तरीके से प्रॉपर्टी को आप देख लें, एसेट्स को आप देख लें, इन्वेंट्री को आप देख लें, स्टॉक को आप देख लें, कैश मैनेजमेंट को आप देख लें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आप देख लें, एसेट्स को देख लें, रिसीवेबल्स को देख लें, पेएबल्स को देख लें या कॉन्ट्रैक्ट्स मॉड्यूल्स को देख लें। कोई भी ऐसा मॉड्यूल या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपके पास यूज़ हो रही है आपके ई बिज़नेस के इन्वायरमेंट के अंदर या आपके ईआरपी के इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होनी है तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट उसी मॉड्यूल के अंदर होगी और उसके अंदर जनरेट करने के बाद वो एट द एंड ऑरेकल जर्नल लेजर के साथ इंटीग्रेट करेगी। तमाम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑरेकल जर्नल लेजर में चली जाएगी ताकि उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपका जो बिजनेस यूज़र है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये एक जो है ना इसका बेसिक समझना कि आपने ऑरेकल ई बिजनेस के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड है। उसमें जिन मॉड्यूल्स के लिए आपको अकाउंटिंग जो है ना वो एंट्री जनरेट करनी है वो यहाँ से जनरेट करेंगे और वो बाद में जर्नल लेजर में चली जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारे पास जिस तरह कि मैंने आपको बताया एक मॉड्यूल ऑरेकल जर्नल लेजर है और उसके अलावा हमारे पास कुछ डिफरेंट सर्टेन मॉड्यूल्स हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट हो सकते हैं, जिसमें से डाटा जो है ना वो हमारा इन मॉड्यूल से उधर जा सकता है, अब जर्नल लेजर में जा सकता है। अब ये देखेंगे जर्नल लेजर को हम कह सकते हैं सेंट्रल रेपोजिटरी, और उसके अलावा ये जो तमाम मॉड्यूल्स हैं जो कि अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं जर्नल लेजर के अंदर, उसको हम लोग कहेंगे सब लेजर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक मॉड्यूल है जर्नल लेजर और जर्नल लेजर के लिए सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होगा जो कि तमाम सब लेजर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होगा और ये सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपके ट्रांजैक्शन को जर्नल लेजर में ट्रांसफ़र करेगा। अब हम आ जाते हैं ई बिज़नेस के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता दूं कि अगर आप ऑरेकल ई बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो लेटेस्ट रिलीज़ चल रही है वो 12.2.11 चल रही है। ठीक है, 12.2.11 अगर आपके पास है तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी खुल सकती है और उसकी टैबलेट बेस्ड एप्लीकेशन है, आप टैबलेट पर भी उसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑरेकल जैसे जैसे आपका जो है ना वो बिज़नेस या टेक्नोलॉजी आगे मूव कर रही है उसी तरीके से जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स को फर्दर ज़्यादा ईजीनेस चाहिए यूज़र के लिए ताकि यूज़र अपनी प्रोडक्ट को हर जगह से एक्सेस कर सके। तो ऑरेकल वालों ने आपकी प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी मोबाइल पे भी है, टैबलेट पे भी है, लैपटॉप पे भी है और कंप्यूटर पे भी है। आप किसी भी वे से अपनी एप्लीकेशन को या अपने बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी वट एवर वे मोस्ट सुटेबल फॉर यू। ठीक है, अब जब आप ऑरेकल पे आते हैं, ऑरेकल पे काम करते हैं तो ऑरेकल पे काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट फैमिलीज हैं।
ठीक है। अभी हम लोगों ने समझना है कि हमारे पास प्रोडक्ट फैमिलीज कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स। जिस तरह हमारे पास एक फाइनेंशियल सूट है, इट्स अ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास HCM का सूट है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड तमाम का तमाम लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स है। इसी तरीके से सप्लाई चेन सूट है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट सूट है और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सूट है। हर सूट के अंदर हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है ना वो मॉड्यूल्स के सूट्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। फाइनेंशियल का अलग है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का अलग है, सप्लाई चेन का अलग है, CRM का अलग है, प्रोजेक्ट्स का अलग है। अब क्या होता है कि जब आप ये मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं लाइक फाइनेंशियल, तो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा। तो नॉर्मली क्या है, प्रोजेक्ट्स का मॉड्यूल डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा, सप्लाई चेन का मॉड्यूल डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा और ह्यूमन रिसोर्स का मॉड्यूल डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा। अब आपके पास चूँकि डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना है, आपस में डिस्कस करना है, अगर आपस में डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल करनी है, उसके लिए आपके पास एक लेयर है ओरेकल वर्कफ्लो बिल्डर। तो ये वर्कफ्लो बिल्डर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, जो इन तमाम मॉड्यूल्स के दरमियान में आपके अप्रूवल्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्ट फैमिलीज आ गई, थोड़ा सा हाई लेवल इनके कुछ मॉड्यूल्स देख लेते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल्स के अंदर जो मेन मॉड्यूल्स हैं वो है ओरेकल जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, एसेट्स मैनेजमेंट एंड कैश मैनेजमेंट। तो जनरल लेजर के बारे में मैंने आपको बताया कि मेन मॉड्यूल है, मेन सेंट्रल रिपोजिटरी है, तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है ना ओरेकल जनरल लेजर में स्टोर होती है, ठीक है। अब पेएबल्स का मॉड्यूल जो है ना ये पेमेंट से डील करने के लिए होता है। सप्लायर से किसको आपने कितने पैसे दिए या देने हैं, उसके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पेएबल्स के मॉड्यूल में स्टोर होती है। उसके बाद हमारे पास ओरेकल रिसीवेबल का मॉड्यूल है। रिसीवेबल का मॉड्यूल जो आपने पैसे लिए या लेने हैं उससे रिलेटेड जो है ना वो। अब रिसीवेबल के बाद हमारे पास एसेट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है और हमारे पास कैश मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। ये हमारे बेसिकली कोर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इन कोर मॉड्यूल्स के बाद फाइनेंशियल के अंदर हमारे पास इंटरनेट एक्सपेंस है, ग्लोबल कंसोलिडेशन है, एडवांस कलेक्शन है, आई रिसीवेबल है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, लीज मैनेजमेंट है, एडवांस ग्लोबल इंटर कंपनी सिस्टम है। ये सारे के सारे जो है ना फाइनेंशियल के मॉड्यूल्स हैं। आप अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना कोई भी ले सकते हैं, बट ये कोर मॉड्यूल है। उसके बाद जो है कोर मॉड्यूल से बना दिया, नॉर्मली अक्सर कंपनीज इंसानों को यूज़ कर रही होती हैं, बट में भी कुछ कंपनीज इसमें से भी कुछ मॉड्यूल्स को कम यूज़ कर रही होगी, कभी कोई सिर्फ GL और AP और AR को यूज़ कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के मॉड्यूल हैं, जिसमें कोर मॉड्यूल हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स है, पेरोल है, सेल्फ सर्विस है और अप्रूवल मैनेजमेंट है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो है ना वो कोर मॉड्यूल है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के अंदर या ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे पास एडवांस बेनिफिट्स का है मॉड्यूल, कंपनसेशन वर्क बेंच है, आई रिक्रूटमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, टाइम एंड लेबर है, वर्क फोर्स स्केड्यूलिंग है, लर्निंग मैनेजमेंट है और आई लर्निंग है। ये सारे के सारे मॉड्यूल जो हैं ओरेकल ई बिजनेस के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल के अंदर होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरेकल ई बिजनेस के अंदर अराउंड 200 से ज़्यादा मॉड्यूल है। मैं उसमें से आपको कुछ मॉड्यूल और उसकी हाई लेवल फंक्शनलिटीज़ को बता रहा हूँ, ब्रीफ कर रहा हूँ, जो कि कोर मॉड्यूल होते हैं। मोस्टली कंपनीज जो है ना इन्हीं को यूज़ करती हैं कोर मॉड्यूल्स को। कुछ कंपनीज अपनी नेचर ऑफ बिजनेस की या बिजनेस की रिक्वायरमेंट की बेस पर कुछ दूसरे मॉड्यूल भी ले सकते हैं। तो अब जो है ना हमारे पास अगर हम प्रोक्योरमेंट देखें तो प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारे पास परचेजिंग का मॉड्यूल है, सोर्सिंग का मॉड्यूल है, सोर्सिंग ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल है, आई सप्लायर पोर्टल है और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोक्योरमेंट के मॉड्यूल। अब अगर हम सप्लाई चेन में देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टॉक को डील करने के लिए है, ऑर्डर मैनेजमेंट सेल्स को डील करने के लिए, एडवांस सप्लाई चेन प्लानिंग जो है ना वो सप्लाई चेन की प्लानिंग के लिए और वेयर हाउस मैनेजमेंट के मॉड्यूल है। एसेट लाइफ साइकिल जो है ना वो पूरा एक हमारा ट्रैक है जिसमें एक फिक्स एसेट्स का मॉड्यूल है जो फिक्स एसेट्स को डील करने के लिए यूज़ होता है। एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के एंटरप्राइज लेवल पे एसेट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और सेल्फ सर्विस से रिलेटेड जो है ना सेल्फ सर्विस रिक्वेस्ट फॉर एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट, ये भी हमारे पास जो है ना एसेट लाइफ साइकिल के अंदर मौजूद है। एसेट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे के सारे मॉड्यूल जो है ना एसेट्स लाइफ साइकिल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम आए तो ओरेकल प्रोजेक्ट्स का सूट है।
ऑरेकल प्रोजेक्ट सूट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए, प्रोजेक्ट बिलिंग प्रोजेक्ट की इन्वाइसिंग से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट रिसोर्सेज जो है ना रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना उनसे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स में टीम के दरमियान में आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसकी कोलैबोरेशन से रिलेटेड है। इस तरीके से प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं उसके ऊपर आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट्स और डाटा डेली बिजनेस इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स के मॉड्यूल्स कर सकते हैं। तो ये जो अभी तक जो सारे मैंने आपको मॉड्यूल्स बताए हैं ये मेजर कोर मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उसके मैन्युफैक्चरिंग के भी कोर मॉड्यूल्स होते हैं। तो मेन जो हमारे पास आ रहे हैं ऑरेकल फाइनेंशियल, सप्लाई चेन और जो है ना ह्यूमन रिसोर्स, ये तो बेसिक कोर 3 जो है ना एरियाज़ होते हैं मॉड्यूल्स के जो तकरीबन मोस्टली अक्सर कंपनीज यूज़ करते हैं। तो बाकी बेस्ड ऑन द बिजनेस नेचर अगर आपकी सर्विसेज की कंपनी है, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग की कंपनी है तो नॉर्मली जो है ना वो प्रोजेक्ट को चूज़ करती है। तो अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करती है। तो अगर आपकी कंपनी जो है ना वो सप्लाई चेन से डील कर रही है तो वो ऑर्डर मैनेजमेंट को मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ कर सकती है। तो मोस्टली कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल का प्रोसेस साइकिल्स तकरीबन सेम होते हैं, ट्रांजैक्शंस, और ह्यूमन रिसोर्स की भी मोस्टली सेम होती है, और सप्लाई चेन का परचेजिंग और इन्वेंट्री का मेन प्रोसेस ही सेम होते हैं। अब सेल्स जो है ना वो नॉर्मली हर कंपनी की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। लाइक अगर आप देखें कि जो है आपके पास रियल एस्टेट में और तरह की सेल्स के पैरामीटर्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में और तरह के होंगे, प्रोजेक्ट्स में और तरह के होंगे, सेल्स और डिलीवरी, उसके लिए आपके पास सेल्स से रिलेटेड वो डिफरेंट डायनामिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऑरेकल एप्लीकेशन की नेविगेशन को देख लेते हैं कि आपने ऑरेकल एप्लीकेशन पे काम कैसे करना है। ऑरेकल एप्लीकेशन पे नेविगेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑरेकल का इंस्टेंस नहीं है, अगर ऑरेकल का सर्वर नहीं है, तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने मुकम्मल तौर पे बताया कि आप अपने पास अपने लैपटॉप के ऊपर या अपनी मशीन के ऊपर या अपने सर्वर के ऊपर अपने प्रैक्टिस के लिए एक इंस्टेंस कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करें, उससे रिलेटेड तमाम रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड करें और अपने पास एक सर्वर तैयार कर लें ताकि आप ऑरेकल ई बिज़नेस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अब ऑरेकल के ऊपर आप काम करें, आईटी के ऊपर आप काम करें, कंप्यूटर के ऊपर आप काम करें, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये कंप्यूटर के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको हैंड्स ऑन, जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है ना वो समझना, आपके पास सर्वर की एक्सेस होनी चाहिए और सर्वर की एक्सेस के लिए मैंने आपको पहले से गाइड कर दिया। एनी हॉबी मैं आपको बताऊँगा कि ऑरेकल ई बिज़नेस के ऊपर कैसे आपने लॉगिन करना है और उसकी एप्लीकेशन की बेसिक नेविगेशन क्या है और उसको जो है ना मेन कौन से एज एन इनिशियल आपको टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो अब हम थोड़े से उसकी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऑरेकल एप्लीकेशन के अंदर पहले लॉगिन स्क्रीन होगी, उसको देखूंगा, बताऊंगा, फिर उसके अंदर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बेसिकली जो है ना ऑरेकल ई बिज़नेस के अंदर जो सिक्योरिटी है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू कंट्रोल की जाती है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन होगी उसकी बेस पे आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। मेन्यूज एंड फंक्शंस के बारे में बताऊँगा, एप्लीकेशन टूल बार्स के बारे में, शॉर्ट कीज़ के बारे में और रिपोर्ट्स के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं आपको इसकी नेविगेशन में बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब आप ऑरेकल एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करेंगे, आपके पास एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाके आप अपना लॉगिन लिखेंगे, अपना यूज़र, ठीक है, अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। इधर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है लॉगिन करने के लिए। अब जब यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो आप एप्लीकेशन के साथ लॉगिन हो जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन के साथ लॉगिन हो जाएंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको मेन मेन्यू दिखा रहा है। इस मेन मेन्यू के अंदर जो आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आ रही हैं, और ये जो राइट साइड पे ये वर्क लिस्ट आ रही है, वर्क लिस्ट से बता दिया है कि जो डिफरेंट एक्शंस आपके पास आए हैं अप्रूवल के लिए वो आप इसमें से जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इसको खोलते हैं, जब आप इसको खोलेंगे, जैसे कोई लिंक को खोलेंगे तो ये आपकी जावा बेस्ड एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, जब आप जावा बेस्ड एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये आपके पास आ रहा है नेविगेटर के अंदर आप अपनी टॉप 10 आइटम्स की लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अभी आपने कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये टॉप 10 की लिस्ट को भी अभी हम लोग देखते हैं। आपके पास ऊपर कुछ जो बटन नज़र आ रहे होंगे, ये है मेन्यू बार, सबसे ऊपर मेन्यू बार है और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे टूल बार है।
अब टूल बार के ऊपर डिफरेंट बटन है, आप नया रिकॉर्ड इधर से ऐड कर सकते हैं, इधर से सर्च कर सकते हैं, तो सेव का बटन है, डिफरेंट बटन जो है ना, ये इसको एग्जिट करने के लिए बटन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच करने का बटन ये है, ठीक है, इसका प्रिंट है, अटैचमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग आगे से जाकर देखें। तो ये बेसिकली टूल बार है, ये मेन्यू बार है, ये नेविगेटर है, और इधर आप अपनी टॉप 10 लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारे पास ओरेकल के अंदर दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म बेस्ड होंगे और जो कि जावा के अंदर खुलेंगे। दो तरह के फॉर्म्स होंगे, एक फॉर्म बेस्ड फॉर्म होंगे, या हम ये कह सकते हैं दो तरह के इंटरफेसेस होंगे, ठीक है। इंटरफेस वो है जिसके थ्रू आप जिसको यूज़ करके आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन के अंदर डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास इंटरफेसेस हैं, फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस हैं जो जावा में खुलते हैं, और HTML बेस्ड इंटरफेसेस हैं जो कि डायरेक्टली ब्राउज़र में खुलेंगे। तो ये आपका फॉर्म बेस्ड जो है ना उसकी एग्जांपल है। फॉर्म बेस्ड ये एक जावा में खुला हुआ एक फॉर्म, ठीक है। जब आप फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को खोलते हैं, इंटरफेस को खोलते हैं, उसमें आपके पास ये डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो येलो कलर है ना, इसका मतलब है ये मस्ट है, इधर आपने एंट्री करनी आपके लिए लाजमी है। उसके बाद ये जो वाइट फील्ड है, वाइट फील्ड ऑप्शनल है, इधर आप एंट्री करें या ना करें, इट्स नॉट मस्ट। उसके बाद जो है ना आपके पास ये ग्रे होगी, ग्रे का मतलब है ये रीड ऑनली है, ठीक है। और किसी के साथ आपको, किसी फील्ड के साथ आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे, उसका मतलब है कि उधर लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो ये मेजर डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर फील्ड्स हैं, ये इसके इंटरफेस की मेजर थिंग्स हैं। और ये वाला जो फॉर्म है ना, ये सेल्फ सर्विस बेस्ड फॉर्म है। सेल्फ सर्विस बेस्ड फॉर्म ब्राउज़र के अंदर खुलता है और वो जावा में नहीं खुलता, ठीक है। आप सेल्फ सर्विस बेस्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हैं और आप इसको HTML बेस्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब अगर हम ओरेकल एप्लीकेशन को खोलते हैं तो ये हमारे पास नेविगेटर आ जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया। नेविगेटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस के साथ जो है ना इधर से आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। ये आपको जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसका नाम इधर आ रहा होगा। अब ये डिफरेंट फंक्शन हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं आपको नेविगेटर के अंदर, और इन फंक्शंस को आप कोलैप्स या एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर भी हैंड ऑन में ज़्यादा डिटेल से करके बताता हूँ। अब ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर सबसे पहले मेन्यू बार होती है, उसके बाद विंडो, जो एक विंडो होगी टॉप, जिसके अंदर आपका सारा काम हो रहा होगा, तो विंडो होगी, उसके अंदर मेन्यू बार होगी, और विंडो के ऊपर आपका एक टाइटल होगा। MDI मीन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कंटेनर है, ठीक है, जहाँ पे आपकी मल्टीपल विंडोज खुल जाती हैं। टूल टिप्स होगी, टूल टिप्स का मतलब यह है कि किसी भी आइकन के ऊपर आप जब लेके जाएंगे तो उसकी आपको टिप बताएगा कि इसका मकसद क्या है। तो आप रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड का मतलब एक रो या एक रिकॉर्ड है जो कि आपका स्टोर होगा। चेक बॉक्स, ये नॉर्मली जो है ना, ये सारी की सारी फॉर्म्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सारी विंडोज़ की टर्मिनोलॉजीज़ है, और सारी विंडोज़ में एक ही तरह की यूज़ होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता इनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये कुछ शॉर्ट कीज़ हैं कि अगर आप अक्सर जावा बेस्ड फॉर्म पे ख़ासतौर पे जब काम कर रहे हैं, जब आपने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी है, आपको शॉर्ट कीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर आप एक फील्ड पे आपने उसको क्लियर करना है तो आप F6 करें तो फील्ड क्लियर हो जाएगी। अगर आपने एक रिकॉर्ड को क्लियर करना है तो F6 करें तो रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ब्लॉक को क्लिक करना है तो F7 करेंगे तो वो आपका ब्लॉक क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पूरे फॉर्म को क्लियर करना है तो F8 करेंगे तो फॉर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म को, ब्लॉक को, या फील्ड को, या रिकॉर्ड को क्लियर करना और रिकॉर्ड को डिलीट करने में फ़र्क है, ठीक है। तो डिलीट करने से क्या होगा, डाटाबेस से डिलीट होगा। क्लियर करने से आपके फॉर्म के ऊपर से क्लियर होगा लेकिन डाटाबेस में अवेलेबल होगा। अगर आपने सेव करना है तो सेव का बटन आप यूज़ करेंगे। अगर आपने न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो कंट्रोल डाउन करेंगे। अगर आपने पहले से एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो कंट्रोल अप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने किसी डाटे को सर्च करना है, आप F11 करके एंटर क्यूरी मोड में जाएंगे और उसके बाद अपना क्राइटेरिया देंगे और कंट्रोल F11 करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी मर्ज़ी का डाटा एक फॉर्म के ऊपर दिखा देगा, अगर उस टेबल के अंदर अवेलेबल हुआ तो। F4 प्रेस करके उसको एग्जिट कर सकते हैं, और फील्ड्स के दरमियान स्विच करने के लिए या एक फील्ड से नेक्स्ट फील्ड पे जाने के लिए टैब का बटन यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू जिस फील्ड के ऊपर अवेलेबल है, उधर आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को खोलना है तो आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ खुल जाएगी, ठीक है। अब ये है कि इसके अंदर आपने रिपोर्ट्स रन करनी है तो आप जाके जो है ना रिपोर्ट्स रन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रन करेंगे रिपोर्ट की तो वो रिपोर्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कैसे काम करना है, इंटरफेस कैसे है। तो इसके लिए हैंड्स ऑन के लिए आपके पास ई बिज़नेस होना चाहिए।
अब यह है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ब्राउज़र के अंदर हूँ, ब्राउज़र के अंदर मैंने अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, तो मैं HTTP लाइक अपने इस कंप्यूटर का नाम सर्वर नेम .domain.com लिखता हूँ, कॉलन करके मैं अपनी पोर्ट दे दूँगा। इसको पोर्ट को देकर जब मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा ओरेकल का सर्वर का लिंक खुल गया। मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको आपने जब ई बिज़नेस के ऊपर काम करना है आपके पास ई बिज़नेस का सर्वर का इंस्टेंस होना चाहिए, और सर्वर का इंस्टेंस बनाने के लिए एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप जाके देख के अपने पास अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने सर्वर के ऊपर ई बिज़नेस का एक इंस्टेंस तैयार कर सकते हैं। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और यह है कि जब आप अपना इंस्टेंस तैयार कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी हो, जब आपके पास ई बिज़नेस का इंस्टेंस होगा तो आप अपना जो है ना फायरफॉक्स या जो भी आपका ब्राउज़र आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसके अंदर आप ये देंगे अपना एड्रेस सर्वर का और उसकी पोर्ट, तो आपका एप्लीकेशन का जो है ना मेन पेज खुल जाएगा। जब आपका मेन पेज खुलेगा तो इधर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना। अच्छा, इधर लैंग्वेज भी है, अगर आप किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं या आपका कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है ओरेकल ई बिज़नेस के सर्वर के अंदर, तो इधर आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस आ जाएगी और आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने काम करना है। लेट्स अज्यूम मैंने इसी सेगमेंट में काम करना है। अच्छा, ये जो सर्वर है, ये जो इंस्टेंस है, ये अभी बिल्कुल फ्रेश मैंने तैयार किया है, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। जिस तरीके से मैंने वीडियो में बना के दिखाया था, आप तैयार करेंगे तो वो भी बिल्कुल एम्प्टी होगा। उसके बाद आप उसके ऊपर जो है ना ये काम कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल एम्प्टी बता रहा हूँ ताकि मैं एक फ्रेश प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर तमाम एम्प्टी सेटअप्स करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपने जब एक नया इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो किस तरीके से काम करना है। तो सिस एडमिन का यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसका पासवर्ड भी सिस एडमिन होता है। अगर इसका सिस एडमिन का पासवर्ड आपको नहीं पता, आप कंपनी के सिस्टर जो है ना एप्स डीपी है उसको कह सकते हैं मुझे सिस एडमिन का पासवर्ड दे दो। अब आपके पास सिस एडमिन का पासवर्ड होगा तो आप इसको लॉगिन करें तो ये आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। जब आपकी ओरेकल एप्लीकेशन खुलेगी तो लेफ्ट साइड पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके यूज़र को असाइन की होंगी वो इधर आ जाएंगी। आप इधर देखेंगे ऊपर आपके पास जो है ना वो दिखा रहा है इसका यूज़र नेम, जो आपका यूज़र नेम होगा। इधर से कुछ आपके फेवरेट सेक्शन होंगे और इसके ऊपर आप जाके अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। कुछ एक्शंस आपने अपने फेवरेट्स में डालने हैं, इसके ऊपर आप ज़्यादा से रूटीन में काम करते हैं तो आप इधर कर सकते हैं। और जितनी आपकी नोटिफिकेशन होगी उसकी क्वांटिटी आपको इधर दिखा रहा होगा। इधर आपके पास वर्क लिस्ट आ रही होगी कि जो आपके पास वर्क लिस्ट के अंदर लाइक कोई आइटम है, कोई अप्रूवल के लिए है, कोई फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज है। जितने मैसेजेस आपको आपके टीम मेंबर ओरेकल के थ्रू भेज रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास इधर आ रहे होंगे। उसमें से जैसे आप किसी को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा इस लिस्ट में से और आपको डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेविगेटर है और ये हमारे पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। अब देखिए मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करूँ तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सब मेन्यूज़ आ जाते हैं। ये बेसिकली मेन्यूज़ है और ये फंक्शन क्या है, ये वाली सब मेन्यूज़ हैं। बेसिकली जो है ना जब हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं, मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, जब हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक मेन्यू लिंक होती है। उस मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज़ हो सकती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये सब मेन्यू है। बेसिकली एक मेन्यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लिंक थी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये सब मेन्यूज़ हैं और ये फंक्शन है। देखिए आपके पास फंक्शन का ये सिंबल नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट सिंबल है। अगर आप इसके ऊपर जाएँ तो इसका सिंबल डिफरेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दो डिफरेंट तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक HTML बेस्ड फॉर्म होते हैं और एक जावा बेस्ड फॉर्म होते हैं। जिसके सामने सिंबल इस तरह का नज़र आएगा ये जावा बेस्ड फॉर्म है और जिसके सामने सिंबल इस तरह का नज़र आएगा वो HTML बेस्ड फॉर्म। तो पहले मैं आपको जावा बेस्ड फॉर्म खोल कर दिखाता हूँ। अब जब आप जावा बेस्ड फॉर्म को खोलेंगे तो आपके पास JDK इंस्टॉल होना चाहिए इसके साथ कंपैटिबल। तो वो क्या करेगा, आपका जावा में खोल देगा। सही, मैंने ओपन किया है। अब ये मेरा फॉर्म उसने जावा में खोल दिया, ठीक है। तो चूंकि ये मेरा जावा में खुल रहा है, इसके लिए आपका जावा का JDK या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल होगा तो फिर ये आपका जावा का इन्वायरमेंट चलेगा। इसलिए हम इसको जो है ना फॉर्म बेस्ड या जावा बेस्ड फॉर्म कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। अब अगर मैं इधर आऊँ तो मेरे पास एक और तरह का फॉर्म है। ये इसका सिंबल डिफरेंट है, सिंपल है, इसका मतलब है कि HTML में खुलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जावा में नहीं खुलेगा। देखें इसके अंदर ही खुला है, इसमें जावा पे नहीं ये खुला, ठीक है। तो ये HTML बेस्ड फॉर्म हो गया।
तो नॉर्मली ये है कि अक्सर काम जो है जो कि मतलब आपको ऑनलाइन एक्सेस लोगों को देनी होती है, उसके लिए आपके पास ओरेकल ने फॉर्म बेस्ड या सेल्फ सर्विस बेस्ड फॉर्म दिए हैं, और जिसमें यूज़र ने आपकी कंपनी में बैठ के बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो वो जावा बेस्ड होता है। अब अगर आप जावा बेस्ड फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये आपका एक हो जाएगा नेविगेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब नेविगेटर अगर आप खोलते हैं तो जैसे मैं आपको बताया कि ऊपर आपके पास मेन्यू आ रही है, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रही है टूल बार। इधर आपके पास जो है ना क्या है, ये डिफरेंट सब मेन्यू है, क्या आप ये कह सकते हैं डिफरेंट फंक्शन है। फंक्शन क्या होगा बेसिकली, तो ये सब मेन्यू है, जिसके साथ प्लस नज़र आ रहा है वो सब मेन्यू है। प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ जिसका प्लस नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है ये फंक्शन है। जब फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन खुल जाएगा, और जब मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेन्यू एक्सपैंड करेगी। बेसिकली ये बटन जो थे ना हमारे पास हैं इसको खोलने के लिए, ठीक है, ये इसको बंद करें। अगर मल्टीपल टाइम पे एक्सपैंड करना है एक ब्रांच को तो उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं, और अगर सबको खोलना है आपने, जिस तरह ये सारे हैं इन सबको खोलना है तो इसको करेंगे तो ये सारे खोलना है, ठीक है। तो ये एक्सपैंड करने के लिए, ये सारों को बंद करने के लिए, कोलैप्स करने के लिए। अब देखें आपके पास कुछ रूटीन के फंक्शंस होते हैं, कुछ रूटीन के टास्क होते हैं जो आपको डेली परफॉर्म करने होते हैं। उन रूटीन के टास्क के लिए आप अपनी टॉप 10 लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने इसको सेलेक्ट किया और इधर कर लिया, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया और इधर कर लिया। अब ये दो फंक्शंस आपके इधर टॉप 10 की लिस्ट में आ गए। इधर से आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेन्यू को करना है, फंक्शन को करना है, तो ये आपने कर लिया। अब ये टॉप 10 की लिस्ट बिल्ड हो गई। या तो आप अब अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई भी इनमें से नंबर प्रेस करेंगे, लाइक अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपको यूज़र्स खुल जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुल जाएगा, 3 प्रेस करेंगे तो मेन्यूज़ खुल जाएगा, और 4 प्रेस करेंगे तो फंक्शन खुल जाएगा। आप इसमें से किसी भी फंक्शन के ऊपर डबल क्लिक करें या इधर से किसी फंक्शन के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो भी खुल जाएगा, या इसको क्लिक करके ओपन करें तो वो भी खुल जाएगा। लेट्स अज्यूम मैंने इसको खोलना है यूज़र्स को, मैंने 1 प्रेस किया तो ये खुल गया, मैंने 3 प्रेस किया तो ये खुल गया, ठीक है, इस तरीके से ये खुल रहा है। अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो ये खुल गया। अब मैं अगर इधर से आके इसको चूज़ करके ओपन करता हूँ तो फिर भी ये खुल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको खोल सकते हैं फॉर्म को। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म खुल गया। अब जब मैं इस फॉर्म के ऊपर आता हूँ तो आप ये देखें, ये कुछ फील्ड येलो है। येलो का मतलब क्या है कि ये मस्ट है, मैंडेटरी, इधर रिकॉर्ड लिखना लाजमी है। और कुछ फील्ड्स हैं वाइट। वाइट का मतलब यह है कि इधर ऑप्शनल आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ फील्ड्स हैं ग्रे। ग्रे का मतलब क्या है कि इधर यूज़र एंट्री नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए। अब जिस तरह ये आप देखें, ये आपके पास एक आ रही है, क्या आ रही है ये चीज़, इसको कहते हैं रेडियो बटन, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें मेन्यू के ऊपर तो ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। इन 3 डॉट्स का मतलब है कि इधर आपकी कोई लिस्ट लगी हुई है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ वैल्यू खुल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये है, अगर आपने कोई डाटा सर्च करना है आप क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। मैंने F11 प्रेस किया, ठीक है। तो जब आप इसको F11 प्रेस करेंगे तो जब F11 प्रेस करेंगे तो आप उसके अंदर, अभी क्या है कि इसमें कह रहा है ये अभी एंटर मोड में है, और एंटर मोड के अंदर जो है ना आप क्यूरी नहीं कर सकते। तो पहले अगर आपने एंटर मोड से क्लियर करना है तो आप इसको क्लियर कर दें। मैंने F6 प्रेस किया तो ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं F11 प्रेस करूँ तो ये एंटर क्यूरी मोड में चलेगा। अब मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा GENERAL। फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखा दो जो जर्नल से स्टार्ट होते हैं, तो जर्नल लिख के मैं आगे परसेंटेज लगा दूँगा। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल F11, तो वो सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें इसमें से दिखा दूँगा। अब ये मेन्यू है, मैं दोबारा फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ। अगर मैं इधर आता हूँ, F11 किया, इधर आके मैंने इसको लिखा और मैंने कंट्रोल F11 कर दिया, तो सिर्फ वो वाली चीज़ मुझे जिसकी मेन्यू कंट्रोल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है सिर्फ वो दिखाएगा। आप डाउन एरो करते हैं, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर गया, F11 किया, मैंने लिखा है जर्नल, कंट्रोल F11 किया। अब मैं जितनी दफ़ा डाउन एरो करता है वो उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये कि अगर मैंने कोई रिपोर्ट रन करनी है या कोई प्रोसेस को रन करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, व्यू में जाना है और मुझे इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जब मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इधर मेरे पास आता है कि आपने सिंगल रिक्वेस्ट रन करनी है या रिक्वेस्ट सेट रन करना है।
समटाइम क्या होता है कि आप अपनी एक रिपोर्ट को रन करने के लिए या एक प्रोसेस को रन करने के लिए एक रिक्वेस्ट को रन करते हैं, बट समटाइम क्या होता है आप कहते हैं आप मल्टीपल जो है रिक्वेस्ट का एक सेट बना लेते हैं और उसको आप चाहें तो एक दफ़ा रन करें तो वो सारा रन हो जाए, तो वो भी आप इधर से रिक्वेस्ट सेट बना के रिक्वेस्ट सेट को भी रन कर लेते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को रन करता हूँ, इस पर क्लिक किया न्यू, ठीक है। अब जो है ना आपके पास ये लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में से आप कोई फंक्शन या रिपोर्ट देख सकते हैं, अगर इस लिस्ट में अवेलेबल है तो आप उसको रन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्टिव यूज़र आ रहा है, मैंने एक्टिव यूज़र की रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करके इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब जब मैंने सबमिट करके इसको ओके कर दिया, कह रहा है आपने एक और रिक्वेस्ट को सबमिट करना है, मैंने कहा नहीं। जब मैंने इसको नहीं किया तो इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई। अब ये मेरी रिक्वेस्ट का स्टेटस आ रहा है पेंडिंग। तो ये अगर आपके पास आपका कॉन्करेंट मैनेजर चल रहा है और लोड कम है तो थोड़ी देर के अंदर जो है ना कुछ सेकंड्स के अंदर ये रिक्वेस्ट चल जाएगी और आपको इसका स्टेटस दिखा देगा। अब दोबारा मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसका स्टेटस रनिंग मोड में आ गया। अब दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश किया तो इसका स्टेटस जो है ना वो कंप्लीटेड हो गया। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो आप व्यू आउटपुट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसका आउटपुट दिखा देगा कि भाई ये आपकी रिपोर्ट रन हो गई और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं रन हुई या उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसका लॉग देखना है, उसको डायग्नोज करने के लिए तो आप व्यू लॉग के ऊपर क्लिक करके तो उसकी लॉग भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई रिक्वेस्ट को कोई रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। ये अब मैंने आपको तमाम जो है ना ओरेकल एप्लीकेशंस की बेसिक नेविगेशन बता दिया जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एप्लीकेशन के नेविगेशन के ऊपर काम कर सकें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में मुझे घंटी का बटन तो लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाले नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और यह कि इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो फिर मैं आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर बहुत सारी वीडियोज़ मज़ीद बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।